हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि आप जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी के, यूपी पीसीएस, एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें जो है जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले जो है सेट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे दिया जाएगा, और यदि चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी खोल सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्ज़ाम हब के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके, और एमसीक्यू के थ्रू जो है आप अपना जीके जीएस को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये प्रैक्टिस सेट आपको। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये सेट, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन किस लेवल का है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसने जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, क्या गांधी जी के द्वारा, या लियो टोल्स्टॉय, या अरविंद घोष के द्वारा किया गया? क्वेश्चन के अलावा अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया जाए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपके लिए वो भी यूजफुल होगा। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कौन किया था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अरविंद घोष का कथन ये था कि जब तक भारत छोड़ के नहीं चले जाते, अंग्रेज जो है जब तक भारत छोड़ के नहीं चले जाते तब तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हम लोगों को करते रहना चाहिए। तो ये कथन किसका था? अरविंद घोष का। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? पूछा जा रहा है कहाँ पे नहीं हुई है, ये पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। 2 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, आप मन में जो है सोच सकते हैं कौन सा आंसर होगा। तो कहाँ पे नहीं हुई थी? तो ये गोरखपुर में नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर में जो है समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। बाकी तीनों जगह जो है तामलुक में हुआ था। तामलुक कहाँ पे है? ये मिदनापुर बंगाल में है। कहाँ पे है? मिदनापुर बंगाल में है। तामलुक जगह जो है वह बंगाल में है। और सतारा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। सतारा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ओके, और बलिया जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? भारत में मोहम्मद गोरी को जो है किस शासक ने सबसे पहली बार पराजित किया? तो ये किया भीम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भीम द्वितीय के द्वारा जो है भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया गया था। जब 1178 और 79 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी जो है गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पे जो है आक्रमण किया था। उस टाइम जो है गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जो हैं, चालुक्य वंश, किसके? चालुक्य वंश के शासक जो हैं वह भीम द्वितीय थे। चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय थे। इन्होंने ही जो है मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था, पराजित किया था। तो वो पहली पराजय थी मोहम्मद गोरी की। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था 1908 में, उसमें किसको फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खुदीराम बोस को। तो ये हुआ था 30 अप्रैल। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किसका? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था। और इस घटना के बाद ही जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई। और जबकि प्रफुल्ल चाकी ने जो है, ये प्रफुल्ल चाकी जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये खुद को गोली मार लिए थे। क्या? खुद को गोली मार लिए थे। तो कब हुआ था मुजफ्फरपुर बमकांड? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, जो कि जो है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास में जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और प्रफुल्ल चाकी जो है वह खुद को अपने गोली मार लिया।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से संबंधित। उम्मीद करते हैं जो समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपको जरूर जीके जीएस के परीक्षा में एग्जाम में जो है अच्छा यूजफुल होगा ये वीडियो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी? निम्न में से किस क्षेत्र में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी, ये बात आपको बताना है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में था? तो ये था मद्रास में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मद्रास में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। इस दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट वगैरह जो है वो कहाँ पे लगाया गया था? वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। कहाँ पे? बिहार में, बंगाल में। वहाँ जो है अस्थाई बंदोबस्त जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, वो बिहार, बंगाल वगैरह में था। और पंजाब, यूपी में जो था वो क्या था? महलवाड़ी सिस्टम था। क्या था? महलवाड़ी सिस्टम था। महलवाड़ी सिस्टम कहाँ था? पंजाब और यूपी में। और अस्थाई बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं वो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। और रैयतवाड़ी जो था वो मद्रास के, बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे और पता चल गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भगत जवाहर माल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत जवाहर माल जो है ये किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का? तो ये कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कूका विद्रोह। भगत जवाहर माल जो है ये कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कूका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। याद रखना आपको, पंजाब में जो है कूका विद्रोह की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में किया गया था। कौन? बालक सिंह, याद रखना है, बालक सिंह। भगत जवाहर मल और उनके शिष्य जो हैं बालक सिंह के नेतृत्व में जो है कूका विद्रोह जो है पंजाब में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन से सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन विश्वास नहीं करता था? तो ये थे, कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सर सैयद अहमद खान जो है दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। वीडियो जो है 1 से 2 बार देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप जो है कमेंट करके लास्ट में आप जरूर बता सकते हैं कि कितना स्कोर हुआ आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी जी के जो है दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉर्ड इरविन जो थे वो जो गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था उस टाइम कौन थे वायसराय? लॉर्ड इरविन। और इस सत्याग्रह में गांधी जी जो है 78 लोगों के साथ निकले थे। कहाँ से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से निकले थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से निकले थे 78 लोगों के साथ गांधी। और जो है दांडी तक जो है पैदल यात्रा किया था। कितना? 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर का यात्रा किया था। और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को जो है वो पहुंचे थे नमक विरोध कानून को भंग करने के लिए। और ये जो है पूरे 1 साल तक चला। और 1931 में जो है, इस बात को आपको याद रखना, 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ। गांधी इरविन समझौता भी साइन हुआ 1931 में। उम्मीद करते हैं इतना तक आपको जो है समझ में आ गया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके संबंधित फैक्ट थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया ये बताना है आपको। जो अस्थायी सेना भी रखा और उसको नगद वेतन भी दिया, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है अस्थायी सेना रखने का प्रबंध किया गया और उसको नगद वेतन देने की शुरुआत की गई। और साथ ही सैनिकों के लिए जो है हुलिया प्रणाली, कौन सा? हुलिया प्रणाली की शुरुआत की गई। याद रखना आपको, हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हैं बादरायन। कौन थे? बादरायन थे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। याद रखना आपको, बादरायन। और जेमिनी जो है, ये जेमिनी ये पूर्व मीमांसा, क्या है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। ओके, याद रखना आपको, जेमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। ओके, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना है आपको कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा जल का जल वाष्प में परिवर्तन। जल का जल वाष्प में परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो जिस परिवर्तन होने के बाद दोबारा जो है वो पुनः जो है उसी जिस रूप में पहले था उस रूप में वो नहीं आ सकता है। लेकिन जो है भौतिक परिवर्तन में जो है वो दोबारा उसी रूप में आ सकता है। जैसे जल से जलवाष्प बना, जलवाष्प बन के वो गैस बन गया, लेकिन गैस को फिर कंप्रेस करेंगे तो वो प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर, तो वो जो आएगा फिर जल के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। बाकी तीनों जो है शरीर में भोजन का पचना, दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना, ये तीनों जो हैं ये रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक जो है वह किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1 पारसेक बराबर इतना होता है, याद रखना आपको। और पारसेक जो है ये दूरी का इकाई है। किसका है याद रखना आपको, कंफ्यूज नहीं करना, दूरी का इकाई है पारसेक। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक पारसेक बराबर इतना ये मीटर में होता है। और पारसेक जो है, और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? ये कितना होता है? एक पारसेक बराबर जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी जो है ये दूरी का मापक है, दूरी का इकाई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? किसी निश्चित तापमान पे सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो वो समान होती है? किसी भी तापमान, किसी निश्चित तापमान पे सभी गैस के अणुओं के लिए। तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है वह सभी भौतिक राशि के लिए समान होती है। गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार जो है एक निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए एक ही औसत गतिज ऊर्जा होती है। तो ये गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार ही होता है कि एक निश्चित तापमान पे जो है गैस के अणुओं के सभी जो है वो गतिज ऊर्जा वो समान रहते हैं, भौतिक राशि जो है समान रहते हैं गतिज ऊर्जा के। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यकृत जो ये एलिमेंट्री कैनाल का आहार नाल का भाग नहीं है। बाकी तीनों मुख, गुहा, आमाशय, आंत, ये तीनों जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो हम भोजन करते हैं इसमें ये सारे का अहम रोल है। तो यकृत का कोई इसमें उतना रोल नहीं है एलिमेंट्री आहार का नाल में, तो ये जो है नहीं है। मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत, एक जो है ग्रास नली भी आप नोट कर सकते हैं। ग्रास नली भी जो है वो आहार नली का भाग है। ओके, उम्मीद का आहार नली का लंबाई जो है वो लगभग 10 से 20 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 10 से 20 मीटर लंबा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पाचन जो है मनुष्य का पाचन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मनुष्य के मुख से स्टार्ट होता है। माउथ से जो है वो पाचन क्रिया जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में जो है स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होती है सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो है, या इसको उग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। सेरिब्रम जो है उग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। इसमें जो है स्मरण क्षमता यहाँ पे होता है। ओके, जिसमें जो है मनुष्य का चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि का भी केंद्र होता है सेरिब्रम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसका किसका? चेतना हो गया, तर्क हो गया, तर्क वितर्क जो करते हैं। ओके, बुद्धि का केंद्र हो गया, ये सारे जो हैं सेरिब्रम के पास होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना है आपको कौन जो है यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु। जीवाणु जो है ये यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि जो जीवाणु जो है यूकैरियोटिक नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आ गए? यूकैरियोटिक में आ गए आपको ईस्ट आ गया, मानव आ गया, पादप आ गया, ये सारे जो है कवक हो गया।
कवक हो गया, ये सारे जो हैं यूकैरियोटिक जीव हैं। और प्रोकैरियोटिक में कौन कौन है, ये जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल हो गया, ये जो है प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की समन्वय प्रणाली कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। शरीर में जो है कौन सा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो ये है कौन सा, बता सकते हैं आप, आंसर मन में सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है ये शरीर का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, समन्वय प्रणाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शरीर के जो है विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, पूरे शरीर को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और तंत्रिका तंत्र में जो है, तंत्रिका तंत्र में जो है कौन कौन आता है, मस्तिष्क आ गया, कौन कौन सा आ गया, मस्तिष्क आ गया, मेरुरज्जु आ गया, संवेदी जो भी अंग है, मेरुरज्जु आ गया, मेरुरज्जु आ गया, संवेदी अंग और तंत्रिकाएं होती हैं। जबकि जो है अंतःस्रावी तंत्र जो है ये तंत्रिका तंत्र में आ गया, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र में जो अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित करने के लिए करता है। अंतःस्रावी ग्रंथ तंत्र का क्या काम है, ये हार्मोन्स को जो है संपादित करता है, शरीर में निकालता है और संपादित करता है। और तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा और भी जो भी तंत्र हैं, संवेदी अंग हैं उस और तंत्रिकाएं हैं, उसको कंट्रोल करना इसका काम है तंत्रिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है मीटर। इस बात का आपको याद रखना, तरंगदैर्घ्य का जो है एसआई मात्रक है वो मीटर है। ओके, ध्यान रखना। और इसको जो है तरंगदैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करता है, किससे, लेमडा से। याद रखना आपको, लेमडा से इसको निरूपित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल है निम्नलिखित में से टेबल टेनिस। याद रखना आपको, टेबल टेनिस जो है वह चीन का राष्ट्रीय खेल है। ओके, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। इस बात को भी ध्यान रख लेना आपको, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है ये बताना है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये जल के कठोरता के लिए उत्तरदायी है। जल की अस्थायी कठोरता को जो है, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसको जो है बॉयल करने पे वो समाप्त हो जाती है। और यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट घुला रहता है, इसलिए जो है जल के कठोरता को जल को बॉयल करने पे जो है उसका कठोरता खत्म किया जा सकता है। ओके, ये खत्म हो जाता है। लेकिन जो है जल की अस्थायी कठोरता, ये तो अस्थायी हो गया। जल में जो है अस्थायी कठोरता भी होता है, उसको जो है उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि के कारण होता है। इसमें जो है क्या रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट रहते हैं, इस कारण से नहीं होता है। अस्थायी कठोरता जो है बॉयल करने पे दूर नहीं होता है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है क्या रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है, तो जल का जो है वो अस्थायी कठोरता होता है, और जो कि गर्म करने पर जो है वो दूर हो जाता है अस्थायी कठोरता। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लालटेन की बत्ती हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके ऊपर उठता है। तो किसके ऊपर उठता है, तो बत्ती में जो भी केशिकत्व क्रिया होता है, कोशिका का क्रिया होता है बत्ती में, उसके द्वारा जो है वो जल जो है क्या कहते हैं, तेल जो है केरोसिन तेल लालटेन में वो ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केशिकत्व। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का कितना आकार होता है, तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु का लगभग त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है इसका परमाणु का त्रिज्या। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर जो है वह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, केवल एसी धारा के लिए,
प्रत्यावर्ती धारा के लिए, केवल दिष्ट धारा के लिए, या दोनों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती एसी के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, एसी के लिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए जो है वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए। आपका अच्छे से जीके जीएस का क्वेश्चन जो है रिवाइज होते चले जाएगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो टूथपेस्ट में जो है किस यौगिक का प्रयोग होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है? Ca3 क्या होता है? Ca3PO4 का होल 2। ये हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है। इस बात का आपको याद रखना है। तो इससे संबंधित है कैल्शियम कार्बोनेट का। एक कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। ये होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है फार्मूला होता है। और इसका प्रयोग जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है सीमेंट उद्योग में जो है करता है। कहाँ यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? सीमेंट उद्योग में। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है इस जो है जल से प्रतिक्रिया से जो है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड को जब जल में डालेंगे तो इससे एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। याद रखना आपको, क्विक लाइम। क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मिलान करने का स्तंभ क और ख में सुमेलित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन से किससे मिलेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? कौन किससे सुमेलित है? पाचन तंत्र। ए का क्या हो जाएगा? ए का पाचन तंत्र किससे संबंधित है? तो ये थीन से, भोजन का पाचन से संबंधित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। बी का क्या होगा? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का क्या काम होता है? तो ये रक्त परिवहन करता है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। ओके। और जनन तंत्र। जनन तंत्र का क्या काम होता है? ये इसका 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 नंबर हो जाएगा। और डी जो बचा डी है तो डी का हो जाएगा 2 नंबर। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? शरीर के कार्यों को नियंत्रण करना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे किसका कौन सा मिलान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहली बार कब जीता था? तो ये जीता था कब? 1928 में, 1928 में जीता था। भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहले ओलंपिक में जीता था 1921। और किस खेल में? ये हॉकी में जीता था। किस में जीता था? हॉकी में जीता था। और ये ओलंपिक जो है एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। 1928 में पहली बार वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ध्यान रखना आपको, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र जो है ये किसकी रचना है ये बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिए, आप आंसर कर सकते हैं। नाट्य शास्त्र जो है वह किसकी रचना है? ये है भरत मुनि की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी कहाँ से मिलता है हमको? ये नाट्य शास्त्र से मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा इनमें से कौन सा है बताना है आपको। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर बता सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आंसर आपका सही हुआ। इससे जो है पता चल पाएगा कि कितना आपका तैयारी किस लेवल का है। चलो तो ये बता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोजाम्बिक की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है मोजाम्बिक की जलधारा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ओके, जबकि आल्प्स पर्वत जो है ये मध्य यूरोप में स्थित है। कहाँ पे? मध्य यूरोप में। कंफ्यूज नहीं करना, आल्प्स पर्वत सिर्फ पूछेगा तो मध्य यूरोप, दक्षिणी वर्ड लगा रहेगा दक्षिणी आल्प्स, तो ये न्यूजीलैंड में है। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? जो कि फ्रांस में स्थित है, जो है
क्या है जो कि मध्य यूरोप में है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। क्या है? माउंट ब्लैंक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसका? आल्प्स पर्वत का, जो कि फ्रांस में है। याद रखना आपको, फ्रांस में है। और दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। और ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 जो है, ये अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि अनुच्छेद 280 के बारे में। तो ये वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 281। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपात के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय आपात जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। ये भी सही है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट भी आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है। जो राष्ट्रीय आपात के समय जो है राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, ये निलंबित नहीं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी आवश्यक है? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना आवश्यक है? तो ये 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 वर्ष। ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र में जो है पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है? किसी पंचायत क्षेत्र में जो है जो भी पंजीकृत मतदाता है, जो पंजीकृत करा चुका है, उससे मिलकर जो है ग्राम सभा का गठन होता है। और मतदान करने का भी जो है न्यूनतम उम्र कितना है? तो वो है 18 वर्ष। और न्यूनतम आयु जो है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए भी 18 वर्ष का चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? लोक नियोजन के विषय में जो है भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत जो है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, चाहे वह किसी भी वर्ग का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए ये अनुच्छेद कहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया किसमें? समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, ये भारतीय संविधान के किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है ये किया गया। और ये अनुच्छेद जो है 39 घ में किया गया है, ये प्रावधान किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद जो है 36 से लेके 51 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये भाग 4 में जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा हो गया, वन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ये सारे जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके हैं? समवर्ती सूची। आप नोट कर सकते हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं कौन कौन? शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। और संघ सूची में जो है अभी कितने विषय? पहले जो है 97 विषय थे, लेकिन इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। और
राज्य सूची में 66 थे लेकिन अभी 61 हैं, राज्य सूची में 61 हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। एक बार रिपीट कर देते हैं, संघ सूची में जो है 100 विषय हैं, ओके, और राज्य सूची में कितने 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में जो है वो 52 विषय हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ये कितना है? तो यह है 131 सीट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 131 सीट जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए जो है आरक्षित किया गया है। और इनमें 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। याद रखना आपको, 84 सीट 84 जो है ये अनुसूचित जाति के लिए है, और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा में टोटल 545 सीट में से जो है ये इतने सीट जो है आरक्षित हैं। 84 जो अनुसूचित जाति और 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट किए गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ जो है ये क्या होता है? ये होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। ये निर्यात तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, ये अदृश्य निर्यात के कैटेगरी में आता है, सेवाओं का निर्यात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? गिल्ट एज मार्केट जो है ये किससे संबंधित है? ये सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। याद रखना आपको, सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है गिल्ट एज मार्केट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो है रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। क्या आता है? मुद्रा प्रसार में कमी आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बताना आपको इनमें से किस राज्य का सीमा जो है बांग्लादेश से मिलता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों के सीमा जो है बांग्लादेश से मिलते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना क्रम के चट्टानें जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण जो है ये कार्बोनीफेरस से लेकर जुरासिक काल के बीच हुआ है। याद रखना आपको, कार्बोनीफेरस, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे। कार्बोनीफेरस से लेके जुरासिक काल के बीच में जो हुआ है गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इस कोयला के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना चट्टान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास के मैदान में मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण में सजाएं। उत्तर से दक्षिण के रूप में सजाना है मानचित्र के अनुसार, इसको आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 1 2 4। सबसे पहले 3 हो जाएगा लानोस, सेल्वोस, कैंपोस और पंपास। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लानोस जो है ये कहाँ पे, ये आप नोट कर सकते हैं। लानोस जो है ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला। आप नाम सुने होंगे वेनेजुएला का, जो कि दक्षिण अमेरिका के देश है वेनेजुएला। उसके बाद जो है कौन सा? सेल्वास। सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन में है। अमेजन बेसिन ब्राज़ील के तरफ जो है अमेजन बेसिन। उसके बाद क्या है? कैंपोस। कैंपोस कहाँ पे है? ये ब्राज़ील की उच्च भूमि के पश्चिम में है। ये भी ब्राज़ीलियन है, ये भी ब्राज़ील में है कैंपोस। और पंपास जो है ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना और उरुग्वे। आपको राइटिंग उतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि लिखने में ढंग से नहीं बनता है, तो आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से सुन के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, एक बार रिपीट कर देते हैं। सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन, कैंपोस जो है ये ब्राज़ील के लिए, और लानोस जो है ये वेनेजुएला, और पंपास जो है अर्जेंटीना और कहाँ पे? उरुग्वे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये महाराष्ट्र में है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ओके, पश्चिम बंगाल सब में भी बहुत सारे हैं, जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व हो गया, सुंदरबन हो गया, ये सारे कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में भी बहुत सारा है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, और भी बहुत सारे हैं
गुजरात में भी है, कच्छ नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ है, मरीन नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, ये सारे जो हैं गुजरात में हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? ये बताना है आपको, पूर्व से पश्चिम की ओर के पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मिसमी, अबोर और मीरी, ये तीनों जो हैं क्रम से हैं और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ये तीनों पहाड़ियाँ। ओके, मिसमी, अबोर और मीरी, ये तीनों जो हैं एक लाइन से हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालघाट दर्रा किस दो राज्यों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा किस दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। केरल और तमिलनाडु, पालघाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये भी याद रखना आपको। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है ये, और ये केरल और तमिलनाडु को बीच स्थित है, जोड़ता है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों जो हैं कहाँ पे हैं? पश्चिमी घाट में ये तीनों प्रसिद्ध दर्रे हैं, याद रखना आपको। पालघाट, थालघाट और भोरघाट, ये तीनों जो हैं पश्चिमी घाट में ये तीनों प्रसिद्ध दर्रे हैं। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंधार और मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गंधार और मथुरा कला शैली का विकास जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, याद रखना आपको, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, याद कर लेना है आपको, कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो ये था असमक। क्या हो जाएगा? असमक जो है ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है, जो कि गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? गोदावरी नदी के तट पे स्थित है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का कब की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का कब किया था? तो ये 1336 ईस्वी में किया था। कब? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का के द्वारा जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी, याद रखना आपको, तुंगभद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? इसमें पूछा जा रहा कौन जो है जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही, ईवी रामास्वामी नायर, ये जो है जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे। बाकी CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी, ये सारे जो हैं जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि इसकी शुरुआत जो है मद्रास में, कहाँ पे? मद्रास में 1915-16 में हुआ था जस्टिस आंदोलन का शुरुआत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये तीनों जो हैं उसके सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? किस में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी प्रांतीय चुनाव में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बंगाल में जो है ये प्रांतीय चुनाव में जो 1937 में जो है वहाँ पे कांग्रेस का सरकार नहीं बना था, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। और 5 प्रांतों में जो है कांग्रेस का सरकार बना था 1937 में। कहाँ कहाँ? मद्रास में बना था, संयुक्त प्रांत में बना था, मध्य प्रांत में बना था और बिहार में बना था। बिहार में और उड़ीसा में जो है कांग्रेस का सरकार बना था, लेकिन बंगाल में नहीं बना था। बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी का तथा मुस्लिम लीग जो है कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके जो है संयुक्त सरकार बनाया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बना था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और जो है, और पंजाब में याद रखना आपको, पंजाब में जो है मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी मिलके किया था। कौन से? मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी मिलके जो है पंजाब में सरकार का निर्माण किया था। और ये 5 जगह जो है कांग्रेस के सरकार का हुआ था, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और बंगाल में जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो है कांग्रेस का सरकार बना था इन 5 जगहों पे। तो ये थे GK GS सेट 2 के
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी यूजफुल होंगे आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, ये क्वेश्चन सीरीज। तो कैसा लगा ये वीडियो और आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है इससे, और ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड इस तरह का वीडियो आपको करते रहेंगे। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।